नमस्ते साथियों, मैं प्रशांत परमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा खास टॉपिक जिसकी प्रीलिम्स और मेंस में बड़ी डिमांड है, जिसका नाम है भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स एग्जाम में अगर हम बात करें, भारत की जलवायु से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो हमें 5 मार्कर या 10 मार्कर्स या शॉर्ट या फिर लॉन्ग एक जो क्वेश्चन है हमें देखने को मिलता है भारत की जलवायु से। चाहे वो भारत की जलवायु के बारे में हो, भारत की जलवायु की क्रियाविधि हो, मानसून की क्रियाविधि हो, वर्षा का वितरण हो, कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी हो, एमबीपीएससी हो या फिर आरजेपीसीएस हो या फिर हमारे आसपास के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं जहाँ बड़े पैमाने पर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में बड़े पैमाने पर जो है क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। तो भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से संबंधित जो भी फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल डाटा है, मैं आज आपको बोर्ड और एक स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू पूरा जलवायु समझाऊंगा। मैं आशा करता हूँ आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। जो भी मैं आपको समझाऊं अच्छे से समझो और मैं जो आपको बोलूं उसको प्रॉपर तरीके में सुनना, क्योंकि भारत की जो जलवायु की जो क्रियाविधि है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, कंठस्थ करने के लिए फोकस के साथ में आज देखना। ये वीडियो बेशक बड़ा हो जाए, 1 घंटा की हो जाए या 1 घंटे से ज्यादा का समय हो जाए, तो आप थोड़ा पैनिक मत करना, बस इस वीडियो को अच्छे से देखते जाओ। मैं जो भी समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो और एक नोट्स या अपना सिनॉप्सिस टाइप का बना लेना, जिससे आपको रिवीजन करने में ज्यादा समस्या कुछ आए नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझते हैं कि जलवायु का मतलब क्या होता है। सारी चीजें क्लियर करेंगे, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमें इस टॉपिक में आज देखने को मिली सारी क्लियर करेंगे। कंसेप्चुअल तो पूरा करना ही करना है, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जलवायु को समझते हैं। जलवायु तो 30 से 40 वर्ष 30 से 40 वर्ष के ऋतुओं के औसत को जलवायु कहते हैं। यह एक सामान्य सी डेफिनेशन किसकी, जलवायु की। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं जलवायु का मतलब क्या है। तो जलवायु है 30 से 40 वर्ष के ऋतुओं के औसत को जलवायु कहते हैं। और इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटी सी एक डेफिनेशन और है। किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा, एक गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। मैं जो भी आपको लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप एज इट इज ऐसे उतरते जाइए और समझते जाइए। आप टॉपिक खत्म होने के बाद में खुद महसूस करोगे कि जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है या फिर भारत की जलवायु वाला जो टॉपिक है संपूर्ण मानसून के साथ में आपको कंठस्थ और अच्छे से समझ में आया होगा। तो योग को जलवायु कहते हैं। तो ये थी जलवायु की एक छोटी सी और एक प्रॉपर डेफिनेशन। अगर 2 मार्क्स में पूछी जाती है तो मेंस में ये लिखेंगे, और अगर 3 मार्क्स में पूछी जाती है या फिर हम लॉन्ग आंसर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो फिर उसके साथ में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की। तो जलवायु जो है 30 से 40 वर्ष के ऋतुओं के औसत को जलवायु कहते हैं। दूसरा, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा, एक गति की समस्त दशाओं को योग को जलवायु कहते हैं। तो ये है एक जलवायु की सामान्य सी परिभाषा। आज हम ये है एक शब्द है ऋतु। तो ऋतु के बारे में देखते हैं पहले। ऋतु क्या है? पवनों के समूह को ऋतु कहते हैं।
पवनों के समूह को ऋतु कहते हैं। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो यहाँ हमें 3 प्रकार की ऋतु पढ़ने को मिलेंगी। पहली पढ़ेंगे हम शीत ऋतु, जिसे बोलते हैं विंटर सीजन। दूसरी हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, और थर्ड हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। तो ये एक था छोटा सा ऋतु के बारे में कि ऋतु किसे कहते हैं। तो पवनों के समूह को हम ऋतु कहते हैं। हमें भारत की जलवायु के दृष्टिकोण से 3 प्रकार की ऋतु पढ़ रही है, जैसे हम पढ़ेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ये था एक जलवायु और ऋतु के बारे में एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन, ताकि आपको जलवायु की जो संपूर्ण क्रियाविधि है भारतीय दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझ में आए। अगर हम बात करें तो जलवायु मुख्य रूप से जलवायु के 2 घटक होते हैं, जिससे हम जलवायु की पहचान कर सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की या उस प्रदेश की जलवायु कैसी होगी। तो जलवायु के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। जलवायु के मुख्य रूप से कितने घटक होंगे? 2, यानी कि 2 कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। पहला है तापमान और दूसरा होगा वर्षा। किसी क्षेत्र में अगर तापमान अच्छा है तो वहां वर्षा भी अच्छी मात्रा में होगी। किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में वर्षा कम है तो वहां का तापमान कैसा होगा, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं किसको? जलवायु को। तो जलवायु किसी क्षेत्र में या प्रदेश में हम कभी घूमने जाते हैं तो वहां की जलवायु हमें पता करनी हो तो जलवायु के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, यानी 2 कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो पहला होता है तापमान और फिर होता है वर्षा। तो किसी क्षेत्र का अगर तापमान ज्यादा है, गर्म क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि वहां की जलवायु कैसी है? गर्म है। और किसी क्षेत्र में तापमान कम है और वर्षा अच्छी खासी मात्रा में होती है तो हम बोलेंगे वहां की जो जलवायु है वो सामान्यतः ठंडी है या फिर आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और तापमान और वर्षा जो है प्रमुख घटक है किसी जलवायु के। जलवायु का सूचक क्या है? बिल्कुल, जलवायु का सूचक। अगर हम बात करें कि किसी प्रदेश की या किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी तो उसका सूचक क्या है, हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि उस जगह की जलवायु है गर्म है, ठंडी है, आर्द्र है, कैसी है? तो उसका सूचक है वनस्पतियां। तो उसका सूचक है वनस्पतियां। तो ये थी जलवायु की डेफिनेशन, जिसमें ऋतुओं को हमने समझा। भारतीय दृष्टिकोण से हमें 3 ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, जलवायु की पहचान करने के लिए हमें तापमान और वर्षा उसके जो प्रमुख घटक हैं उसको पहचानना पड़ेगा, और फिर सूचक के रूप में हमें देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की वनस्पतियां कैसी हैं। अब एक बात समझो, हम मान के चलो किसी एक क्षेत्र में घूमने गए, वहां पे लंबे बड़े मोटे छाल वाले वृक्षों को हमें देखने को मिले। हमें क्या मिला कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो प्रदेश है जहाँ हम घूमने गए कहीं, तो वहाँ पर बड़े लंबे चौड़े प्रकार के वृक्ष देखने को मिले। अगर हमें लंबे बड़े चौड़े और कई सारे प्रकार के जो वृक्ष देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, समृद्ध है। वहाँ का तापमान भी एक अच्छी लेवल पर मेंटेन है। दूसरा, बरसात भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो वहीं दूसरी जगह हम जाते हैं, वहाँ हमें जो वृक्ष हैं वो छोटे देखने को मिलते हैं या कहीं विकराल रूप में देखने को मिलते हैं, या किसी ऐसा क्षेत्र है जहाँ वृक्ष देखने को ही नहीं मिलते हैं, झाड़ियों के रूप में कुछ पौधे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी, तापमान बहुत ज्यादा होगा, वर्षा बहुत कम होगी। तो जलवायु को समझने के लिए हमें सामान्यतः हम कहीं भी जाएंगे वहां की सबसे पहले वनस्पतियों को देखो कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका आकार क्या है, उनका प्रकार क्या है, तो हम उसकी जलवायु को आराम से आइडिया लगा सकते हैं। किसी क्षेत्र में तापमान अगर ज्यादा है तो इतना आइडिया लग सकता है कि जलवायु यहाँ की गर्म है, यानी कि बरसात बहुत कम होती है। किसी क्षेत्र में तापमान कम है और वहां पे मुलायम लकड़ियां या फिर मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं तो वहां की जलवायु कैसी होगी? ठंडी होगी। किसी क्षेत्र में तापमान तो कम है पर वनस्पतियों की जो मात्रा है या फिर जो आकार है वो बहुत अच्छा है, यानी कि वर्षा बहुत ज्यादा होती है उस एरिया में, क्योंकि वनस्पतियों के निर्माण में या फिर विकास में तापमान और वर्षा दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। और तापमान और वर्षा किसके घटक हैं? जलवायु के। तो जलवायु की कभी पहचान करनी होगी, सबसे पहले वहाँ की वनस्पतियों को देखो। अगर वनस्पतियां विकराल रूप में या कम देखने को मिल रही हैं तो समझ जाओ कि वहाँ की जलवायु का रुख जो होगा वो शुष्क प्रकार का होगा। वनस्पतियां अच्छी मात्रा में मिलती हैं तो वहाँ की जलवायु आर्द्र होगी। दूसरा, तापमान ज्यादा होगा तो जो होगी जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी। तापमान कम होगा तो जलवायु कैसी होगी? ठंडी होगी। तो ये थी एक सामान्य सी चर्चा जलवायु और ऋतु के बारे में। अब हम पढ़ते हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में।
भारतीय दृष्टिकोण से हमें जब मानसूनी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें हमें 3 प्रकार की जलवायु पढ़ने को मिलेगा, ऋतुएं पढ़ने को मिलेगी, जिसमें पहली होगी हमारी शीत ऋतु। एक मिनट हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। शीत ऋतु। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। और तीसरा हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। अब एक पूरा प्रॉपर एक डायग्राम बना के मानसून की संपूर्ण क्रियाविधि समझेंगे, बट पहले जो एक साधारण समझ है इस टॉपिक को लेके वो समझना बहुत जरूरी है, वरना पूरा टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। तो शीत ऋतु का जो समय है वो हम पढ़ेंगे दिसंबर से मध्य फरवरी तक। तो वहीं हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक। और हम वर्षा ऋतु की बात करें तो हम पढ़ेंगे मध्य जून से सितंबर तक। तो ये जो है भारत की जलवायु के दृष्टिकोण से हमें 3 ऋतुएं पढ़नी है। शीत ऋतु जिसका अध्ययन करेंगे दिसंबर से मध्य फरवरी तक का, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक का, और वर्षा ऋतु का अध्ययन करेंगे तो मध्य जून से सितंबर तक का। तो ये था एक ऋतु के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो अब देखते हैं आगे का जो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम भारत की जलवायु के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा या फिर कुछ जो चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है पहले उनको समझते हैं। तो लिखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? मानसूनी प्रकार की। तो भारत की जलवायु कैसी है, आपको प्रीलिम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अब ये मानसूनी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो मानसून या फिर मानसूनी शब्द जो है ये अरबी भाषा के, ये जो है अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। मौसमी शब्द से निर्मित। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और मानसून या फिर मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। तो देखो मानसून का मतलब होता है पवनों के प्रतिरूप में ऋतुगत परिवर्तन। तो पवनों के प्रतिरूप में ऋतुगत परिवर्तन। तो ये जो शब्द है ये है मानसून का। मानसून का मतलब है पवनों के प्रतिरूप में ऋतुगत परिवर्तन, यानी कि पवने भारतीय उपमहाद्वीप में 6 महीने जिस दिशा में बहती हैं तो उसके विपरीत 6 महीने में वो विपरीत दिशा में बहती हैं। अब कैसे है देखो। पहले भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो पवने 6 महीने स्थल से समुद्र तल की ओर प्रवाहित होंगी। तो वहीं 6 महीने समुद्र तल से स्थल खंड की ओर प्रवाहित होंगी। तो ये था मानसून शब्द का अर्थ। मानसून शब्द का जो अर्थ है वो ये है।
तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से निर्मित है। मानसून का मतलब है कि पवनों के प्रतिरूप में ऋतुवर परिवर्तन। जैसे जैसे भारतीय दृष्टिकोण से ऋतुओं, जब ऋतुओं उसकी बदलेंगी, जैसे शीत ऋतु आ गई, फिर आ गई ग्रीष्म ऋतु, फिर आ गई वर्षा ऋतु, तो ऋतुओं के प्रतिरूप में ऋतुवत परिवर्तन। तो 6 महीने स्थलखंड से समुद्र तल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो भारत के उपमहाद्वीप में ही फिर 6 महीने जो पवन है वो समुद्र तल से स्थलखंड की ओर प्रवाहित होंगी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पवन जो जिस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो आखिरी के जो 6 महीने हैं उसी के विपरीत पवन उस दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये था मानसून शब्द का एक छोटा सा अर्थ, पवनों के प्रतिरूप में ऋतुगत परिवर्तन। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में 6 महीने जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है, तो उसी के आखिरी के 6 महीने जो पवन है विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जलवायु के बारे में और एक मानसून शब्द के बारे में, जो मानसून शब्द है उसका वास्तव में क्या अर्थ है, तो वो ये अर्थ है, पवनों के प्रतिरूप में ऋतुगत परिवर्तन। अब भारतीय दृष्टिकोण से ये चीज कैसे प्रभावी है और भारत की संपूर्ण मौसम या मानसून क्रिया में कैसे इसका जो मुख्य योगदान है, वो सारी चीजें अब देखते हैं। तो देखो, भारत क्या है, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। अब देखते हैं क्या है। तो हम बात करते हैं अब भारत की जलवायु, या फिर हम लिखें मानसून के बारे में सीधा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे शीत ऋतु से। अब हम मानसून की जो संपूर्ण क्रियाविधि है, शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु तक, और ये जो क्रम है वो सालों साल लगभग जब तक हमारा धरती का अस्तित्व है तब तक ये चलता रहेगा जलवायु के मामले में। और जो एक समझ थी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो साधारण चीजें थी टर्मिनोलॉजी के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब संपूर्ण मानसून की जो क्रिया है वो एक एक करके हम यहाँ पढ़ेंगे, कैसे पूरा डायग्राम बना के कैसे पवन दिशा प्रभावित होती है, फिर कैसे सारी चीजें जो भी होगी कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत ऋतु, और शीत ऋतु का समय बताया था मैंने आपको, दिसंबर से फरवरी के मध्य में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बनाते हैं। यह एक रफली डायग्राम होगा जिससे हमारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक रफली डायग्राम है, हंसना मत प्लीज मेरे ऊपर, बस बाकी आपको समझाने के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। तो ये है हमारा एक रफली मैप। देखो, अब हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु से हम जाएंगे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु तक भारत की संपूर्ण जो मानसून की क्रियाविधि है और जलवायु को अच्छे से कंटेस्ट करेंगे। तो अब है शीत ऋतु। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि शीत ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में सूर्य कहाँ होता है, सूर्य होता है दक्षिणायन में, यानी कि साउथ हेमिस्फेयर में। जब सूर्य साउथ हेमिस्फेयर में होता है तो भारत का जो मैप है हमारे, या वास्तविक भारत जो है, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक क्या बनता है, उच्च दाब का केंद्र बनता है। क्या बनता है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक उच्च दाब का केंद्र। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये मत सोचना कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं, सर को कैसे पता या फिर मुझे कैसे पता। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो भी सारी चीजें मैंने समझी हैं, पढ़ी हैं, मैं उसी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। और ये जो क्रियाविधि है संपूर्ण वो ऐसे ही होती है और ऐसे ही आगे चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी वो देखेंगे बाद में। तो शीत ऋतु में जो सन है हमारा वो साउथ हेमिस्फीयर में रहता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से कम रहता है, यानी कि विंटर सीजन हमारे इंडिया में चल रहा है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या होता है, एक उच्च दाब का केंद्र बनता है, जिससे पवनें क्या होती हैं, लगातार पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं पवनें, पूर्व की ओर प्रवाहित। एक मिनट, पवनों की जो दिशा होती है प्रवाहित होने की वो कहाँ होती है, पूर्व की ओर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। तो यह है शीत ऋतु की यानी कि विंटर सीजन की बात हो रही है। हम भारतीय दृष्टिकोण को देखते हुए मौसम पढ़ रहे हैं अपना। तो दूसरा, सबसे पहले
सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का टेम्परेचर कम है। नेचुरली रूप से भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर क्षेत्र में क्या है? पश्चिम उत्तर क्षेत्र में एक उच्च दाब का केंद्र बनता है। भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में उच्च दाब का केंद्र बनता है, जिससे जो पवन प्रवाहित होती है वो कहाँ होती है? पूर्व की दिशा की ओर। कहाँ होती है? पूर्व की दिशा की ओर। ये जो पवनें होती हैं वो कैसी होती हैं? शीत शुष्क पवनें। कैसी होती हैं? शीत शुष्क पवनें यानी कि ड्राई वेव्स। तो ठंडी ड्राई वेव्स या फिर कोल्ड ड्राई वेव्स बोले इनको। तो उच्च दाब का जो केंद्र है उससे निकलने वाली जो पवन है उनकी दिशा कहाँ होती है प्रवाहित होने की? पूर्व की ओर। ये क्या है? उत्तर भारत की बेल्ट है। क्या है? संपूर्ण उत्तर भारत की बेल्ट। जब शीत शुष्क पवनें पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तो उत्तर भारत में क्या हो गया? अब शीत शुष्क पवनें क्या हो गई? स्थापित हो गई। क्या हो गई? स्थापित हो गई। जब उच्च दाब के केंद्र से लगातार जो पवनें निकल रही हैं, शीत शुष्क पवनें, क्योंकि विंटर सीजन की बात है तो शीत शुष्क पवनें ही होंगी, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये उत्तर भारत से होते हुए जाती हैं पूर्व की ओर। तो उत्तर भारत या फिर उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ ये पवनें क्या होती हैं? स्थापित हो जाती है, शीत शुष्क पवनें स्थापित हो जाती हैं। और यहाँ क्या हो जाता है? टेम्परेचर लो हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, क्योंकि यहाँ की पवनें कैसी हैं? शीत है, ऊपर से शुष्क है। शीत शुष्क पवनें स्थापित हो जाती है उत्तर भारत के मैदान में, जिससे क्या हो जाता है? टेम्परेचर लो हो जाता है। अब एक बात नोटिस करना, उत्तर भारत के मैदान में या उत्तर भारत की बात करें सर्दियों के सीजन में, अगर हम अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजेशन नहीं लगाते हैं या फिर तेल नहीं लगाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो चटकने लगती है, रफ पड़ने लगती है, हमारे लिप्स होते हैं वो चटकने लगते हैं, सूखने लगते हैं। जिसको क्योर करने के लिए, बॉडी को क्योर करने के लिए हम बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजेशन, बॉडी क्रीम को यूज करते हैं, तेल का भी प्रयोग करते हैं सामान्यतः। और फिर हमारे लिप्स भी फटने लगते हैं तो लिप बाम या फिर जो भी केयर करने के लिए क्रीम्स आती हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो उच्च दाब का केंद्र भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में बना हुआ है उससे लगातार शीत शुष्क पवनें चलती हैं जो हमारे पूरे बॉडी का क्या करती हैं? मॉइस्चराइजेशन छीन लेती हैं। उसी मॉइस्चराइजेशन को बनाए रखने के लिए हम लोग बॉडी क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजेशन, लिप बाम वगैरह आदि चीजों का यूज करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो रफ ना पड़े, वो चटके ना। तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है? शीत शुष्क पवनें। और कहाँ से आ रही है? विंटर सीजन में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या बना हुआ है? एक उच्च दाब का केंद्र है जिससे पवनें क्या है? लगातार पूर्व की ओर निकल रही हैं। ये पवनें यहाँ भी स्थापित हैं और लगातार ये चलती रहती है, लगभग 2 से 3 महीने का इनका टर्म होता है। जब तक शीत ऋतु प्रवाहित हो रही है, शीत शुष्क पवनें, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए क्योर करने के लिए हम अपने आप को बचाते हैं। दूसरा एक चीज अब ध्यान से समझो, हमारा जो भारत है इसकी जो अवस्थिति है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यानी कि आप एक चीज समझो, ये है हमारा गोलार्ध। क्या बात है, सारे ही मार्कर दिक्कत दे रहे हैं। ये है हमारा गोलार्ध, ये है इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो हमारे भी भारत की जो अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के ऊपर से निकलता है, तो हमारे भारत की क्या लोकेशन ये है। तो जो इक्वेटर है 0 डिग्री और यह 23.5 डिग्री सेल्सियस, इसके मध्य का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय। इसलिए बोलते हैं कि हमारे भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखने को आए कि भारत की जलवायु कैसी है तो मानसूनी प्रकार की लगा देना। अगर भारत की जलवायु कैसी है तो उसमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का अगर ऑप्शन है तो वो आपको टिक करना। तो भारत की जलवायु सिंपल भी आ सकती है कि कैसी है, तो मानसूनी प्रकार की है, और उसका जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझाया। और क्षेत्र के हिसाब से पूछे, क्योंकि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य का क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो अगर पूरा सेंटेंस आए तो आप उसको भी टिक करके आना, छोड़ के मत आना। तो अब एक देखो, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ चलती है व्यापारिक पवनें। क्या चलती हैं? व्यापारिक पवनें। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं आपको अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है जहाँ भारत की अवस्थिति है वहां क्या चलती हैं? व्यापारिक पवनें, जिनकी दिशा क्या होती है? पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्या होती है? पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये है पूर्व और ये है दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम। तो जो व्यापारिक पवनें हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं, जिनका जो दिशा है वो है पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अब हमारा भारत क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो यहाँ भी क्या होंगी? व्यापारिक पवनें होंगी। क्या होंगी? व्यापारिक पवनें। ये पवनें जब व्यापारिक पवनों के कांटेक्ट में आती हैं, कौन सी? शीत शुष्क पवनें। शीत शुष्क पवनें व्यापारिक पवनों के कांटेक्ट में आती हैं तो ये क्या होती हैं? यहाँ की तरफ मुड़ जाती हैं, भारत के पूर्वी तट की ओर क्या होंगी? ये मुड़ जाएंगे। दूसरा, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल।
और बे ऑफ बंगाल क्या है? एक सागरीय क्षेत्र है। क्या है बे ऑफ बंगाल? एक सागरीय क्षेत्र है। शीत शुष्क पवने और व्यापारिक पवने जब आपस में मिल जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल जो सागरीय क्षेत्र है, जैसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यहाँ से पवने आर्द्रता ग्रहण करती हैं, आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत के पूर्वी तट पर क्या करती हैं? वर्षा। क्या करती हैं? भारत के पूर्वी तट पर वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी है। चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही होगी, इसके लिए एक छोटा सा भी रिवीजन बताता हूँ मैं आपको। आप बस अभी के लिए समझते जाइए, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो। देखो, शीत ऋतु का समय है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक नेचुरली रूप से उच्च दाब का केंद्र बना, जिससे पवन जो है प्रवाहित हुई, पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित हुई, उत्तर भारत के मैदान से होते हुए कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। ये कैसी पवनें? शीत शुष्क पवनें हैं, जिससे उत्तर भारत का मैदान है, और या फिर उत्तर भारत की बात करें, तापमान क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि पवनें कैसी? शीत है, ऊपर से शुष्क है, तो हमारी जो स्किन वगैरह जो ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, उसको क्योर करने के लिए हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, तो वो शुष्क पवनों के कारण होती है। दूसरा, हमारे भारत की अवस्थिति कहाँ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या चलती हैं? व्यापारिक पवनें। जब यही पवनें, शीत शुष्क पवनें और व्यापारिक पवनें आपस में मिल जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब ये प्रवाहित होती हैं तो आर्द्रता ग्रहण करती हैं। दूसरा, जब आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं तो पूर्वी तट से जब ये टकराती हैं तो क्या करती हैं? भारी मात्रा में बरसात कराती हैं। इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पूर्व मानसून। इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। तो शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तट पर, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो, तमिलनाडु हो, कोरोमंडल का तट हो, तो भारत के पूर्वी तट पर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून, जिसका मुख्य और रूप है जय उच्च दाब का केंद्र। उच्च दाब का केंद्र जब बनता है तो शीत शुष्क पवनें उत्तर भारत के मैदान से होते हुए पूर्व की ओर, जहां व्यापारिक पवनें उनमें आपस में मिलती हैं, जब ये सागरीय क्षेत्र यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और पूर्वी तट से टकराती हैं, तो भारी मात्रा में बरसात कराती हैं। यही कारण है कि संपूर्ण भारत में या भारत के अधिकांश क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में जहां वर्षा होती है, उसके विपरीत शीत ऋतु में पूर्वी तट पर बरसात होती है। यानी कि इतना समझो कि वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु के अंतिम में या वर्षा ऋतु के समय में पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होती है। पूर्वी तट पर वर्षा यानी कि उड़ीसा का पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोरोमंडल का जो संपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में, विंटर सीजन में। इस बार की जब सर्दी आएंगी, सबसे पहले न्यूज खोल के देखना कि वर्षा कहाँ हो रही है। वर्षा आपको मिलेगी भारत के पूर्वी तट पर। उसका मुख्य जो कारण क्या है? भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में बना हुआ उच्च दाब का केंद्र, यह मुख्य रूप से क्या कहलाता है? उत्तर पूर्व मानसून। और इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। तो जब भी पेपर में आए कि भारत के पूर्वी तट पर मानसून की क्रियाविधि समझाइए, तो शीत ऋतु में उच्च दाब का केंद्र बनाना, शीत शुष्क पवनों का कॉन्सेप्ट समझाना, कैसे व्यापारिक पवनें उनमें आपस में मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके पूर्वी तरफ से टकराकर मानसून कराती हैं। पेपर में आए उत्तर पूर्व मानसून को समझाएं, तब भी यही काम होगा। पेपर में आए कि लौटता हुआ मानसून क्या है, उसको समझाइए। तो लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, शीत ऋतु में वर्षा का या मानसून का क्या प्रभाव है पूरी तट पर। तो ये जो पूरी गतिविधि मैंने शीत ऋतु की समझाई, ये प्रॉपर एज इट इज ऐसी काम करेगी और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने में मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं हो सकता। तो शीत ऋतु में पूर्वी तट पर वर्षा या फिर उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, उसकी क्रियाविधि संपूर्ण यही है। अब शीत ऋतु में दो घटनाएं होती हैं। पहली होती है पूर्वी तट पर जो मानसून है या फिर लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून है। ये सारी चीजें हो गई। अब एक क्रिया और होगी, अभी के लिए ये ट्रस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो क्रियाविधि थी शीत ऋतु में, वो थी उत्तर पूर्व मानसून की या फिर लौटता हुआ मानसून की। अब आते हैं हम कि ऐसे प्रमुख क्या कारण है जिससे उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब उस चीज को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे रफ करना पड़ेगा। और शीत ऋतु में दो मानसून की जो क्रियाविधि है वो एक साथ पैरेलल चलती हैं। एक चलेगी उत्तर भारत के लिए और एक चलेगी पूर्वी भारत के लिए। तो अब वो कैसे होगी मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो दूसरा डायग्राम बनाना और मैं जैसे जैसे समझाता जा रहा हूँ वैसे आप चीज को समझना। ये डायग्राम रफ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो उत्तर भारत में वर्षा होती है उसका जो पूरा क्रियाविधि है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा।
अब देखो शीत ऋतु में ये तो बात हो गई लौटते हुए मानसून की, या फिर भारत में जो पूर्वी तट पर वर्षा होती है उसकी जो क्रियाविधि थी वो हो गई शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु में एक क्रियाविधि और होती है, वो कैसे होती है ये समझो पहले। भारत का जो उत्तर से पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पाए जाते हैं हिमालय पर्वतमाला। आपने शायद से हिमालय का पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको अच्छी सी ये समझ में आई होंगी। भारत का पश्चिम से उत्तर से होते हुए पूर्वी तक ये क्या है, हिमालय का विस्तार है। शोभ मंडल में हिमालय के जस्ट ऊपर, शोभ मंडल में हिमालय के जस्ट ऊपर 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम जैसी पवनें प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम जैसी पवनें प्रवाहित होती हैं। अब कैसे होती हैं वो देखो। ये क्या है? ये है जेट स्ट्रीम पवनें। मैं जैसे बना रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, सुनते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये है जेट स्ट्रीम पवनें। एक छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ करो। मान के चलो ये है भूमध्य सागर। क्या है? ये है भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर। देखो अभी शीत ऋतु का समय चल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मानसून की क्रियाविधि के रूप में लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून को समझा। अब एक क्रियाविधि और होती है शीत ऋतु में जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है उत्तर भारत के मैदानों में, तो वो समझो। तो ये है जेट स्ट्रीम पवनें। जेट स्ट्रीम पवनें भारत का जो हिमालय का रीजन है, शोभ मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रवाहित होने वाली पवनें हैं जेट स्ट्रीम पवनें। ये नेचुरली रूप से और कई सालों से और वर्तमान समय में ये स्थिति बनी हुई है। हमारे हिमालय क्षेत्र के ऊपर 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर शोभ मंडल में जेट स्ट्रीम पवनें लगातार प्रवाहित होती हैं। अब देखो क्या हुआ इनमें सीन। जेट स्ट्रीम पवनें जो होती हैं, देखो भूमध्य सागर है, शीत ऋतु की बात हो रही है। कहाँ पर? शीत ऋतु की बात चल रही है। उसमें भूमध्य सागर में क्या बनते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या होते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीत ऋतु में भूमध्य सागर के पूरे संपूर्ण रीजन में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। क्या होता है? शीत ऋतु में भूमध्य सागर में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम जो पवनें हैं इन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से आर्द्रता लेकर आती है। क्या लेकर आती हैं? आर्द्रता। जेट स्ट्रीम पवनें भूमध्य सागर के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, भारत के हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो है शोभ मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर में जो भी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है या जन्म होता है, तो जेट स्ट्रीम पवनें क्या होती हैं? उन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लेकर भारत में प्रवेश करती हैं। कहाँ से? पश्चिम की ओर से। तो ये है भूमध्य सागर, ईरान, इराक, इराक, अफगानिस्तान, फिर आएगा पाकिस्तान और देन हमारा प्यारा भारत। तो भूमध्य सागर में बनने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उनसे जेट स्ट्रीम पवनें क्या होती हैं? आर्द्रता ग्रहण करती हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में प्रवेश करती हैं। और हिमालय क्या करता है? इनके बीच में अवरोध का काम करता है। क्या करता है? अब हिमालय जो है इनको पवनों को रोकने का काम करता है। जेट स्ट्रीम पवनें जो भी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि भारत की ओर लाती है प्रभावित करते हुए, हिमालय क्षेत्र क्या करता है? इनके बीच में अवरोध का काम करता है। जेट स्ट्रीम की जो पवनें होती है हिमालय उनको रोकने का काम करता है, अवरोध का काम करता है। इस कारण क्या होती है? जेट स्ट्रीम पवनें जो भी आर्द्रता लेके आती है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लेके आती है, उससे क्या होती है? हमारे उत्तर भारत के मैदानों में क्या होती है? हल्की वर्षा होती है। उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लेकर कौन आता है? जेट स्ट्रीम पवनें, जिससे जो हिमालय उनके बीच में अवरोध का काम करता है, जिससे जेट स्ट्रीम पवनें आगे बढ़ नहीं पाती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में हल्की वर्षा होती है। इसे बोलते हैं अल्प वर्षा। तो अल्प वर्षा राजस्थान और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली इस वर्षा को कहते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो नहीं देखो, शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदान में या उत्तर भारत में होने वाली वर्षा को राजस्थान और मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मावट। तो मुझे लगता है कि एक जो क्रियाविधि थी शीत ऋतु में सबसे पहले जो हमने समझी उसे वो थी उत्तर पूर्व मानसून, लौटता हुआ मानसून जो पूर्वी तट में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी था। दूसरी जो क्रियाविधि थी वो थी कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है कहाँ, भूमध्य सागर में। जेट स्ट्रीम पवनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार प्रवाहित होती हैं, अनंत काल से हो रही हैं और अनंत काल तक होती रहेंगी। वो इस आर्द्रता को ग्रहण करके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में लेके आते हैं। हिमालय पर्वत जेट स्ट्रीम पवनों के बीच में अवरोध का काम करता है, इसलिए ये जो आर्द्र पवनें हैं जेट स्ट्रीम पवनें, इनसे क्या होती है, हल्की वर्षा होती है उत्तर भारत के मैदान में या उत्तर भारत में, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मावट। अब एक बात और समझो, इसमें छोटी सी बात और बची हुई है। अब जब जेट स्ट्रीम पवनों से हल्की जेट स्ट्रीम पवनें या पश्चिमी विक्षोभ बोलो इनको, पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिम का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित हो रही है। भूमध्य सागर कहाँ पड़ेगा, भारत के पश्चिम में। तो कंफ्यूज मत होना कि पश्चिमी विक्षोभ शब्द कहाँ से आ गया। पश्चिम विक्षोभ का मतलब है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिम से जो पूर्व की ओर आ रहा है, तो पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ तो भारत में शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदान में या फिर उत्तर भारत में होने वाली वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम में उत्पन्न हुए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको कौन लेके आता है, जेट स्ट्रीम पवनें। जेट स्ट्रीम पवनें हिमालय में आकर रुक जाती है, इनकी हिमालय अवरोध का काम करता है, जिससे उत्तर भारत में वर्षा होती है, जैसे लोकल लैंग्वेज में राजस्थान मध्य प्रदेश में मावट के नाम से पुकारते हैं। अब देखो, ये जो है ग्राउंड लेवल में बरसात हो रही है, हिम रेखा से। अब हिमालय का क्षेत्र क्या है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हिमालय की जो सामान्य ऊंचाई है उसकी पर्वत श्रेणियों की वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। तो जब पश्चिम विक्षोभ से या फिर जेट स्ट्रीम की सहायता से हिमालय क्षेत्र में जो बरसात होती है वो होती है स्नोफॉल के रूप में। क्या होती है, स्नोफॉल के रूप में, क्योंकि यहाँ की क्या है, ऊंचाई अच्छी खासी है। स्नोफॉल जैसे बोलते हैं बर्फबारी। अब आई होगी चीज आपको समझ में, क्योंकि उत्तर भारत में बारिश का क्या कारण है और उसी समय स्नोफॉल हिमालय क्षेत्र में जो होता है, जिस समय हम मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला घूमने जाते हैं ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो उसका जो मेन कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को कौन लेके आता है, जेट स्ट्रीम पवनें। हिमालय क्षेत्र में जब पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होती है तो वर्षा किस रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में, जैसे बोलते हैं बर्फबारी। और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो सामान्यतः निचला क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ जो सामान्य वर्षा होती है वो अल्प वर्षा के रूप में होती है। सिर्फ इतना समझो, जैसे मावट कहते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो ये थी शीत ऋतु में मानसून की क्रियाविधि संपूर्ण रूप से, और इतना ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और इतने ही एग्जाम में आपको लिख के आना है। सारी चीजें आपको बेसिक से एडवांस लेवल की मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके किसी और के लेक्चर या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मेरी गारंटी है। तो ये थी शीत ऋतु की बात। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून जो पूर्वी तट के लिए उत्तरदायी था। दूसरा, उसी समय एक पैरेलल गतिविधि चलती है, तो जैसे कि उत्तर भारत में अल्प वर्षा और हिमालय के क्षेत्र में स्नोफॉल की जो प्रमुख गतिविधि थी वो थी पश्चिम विक्षोभ, जो जेट स्ट्रीम के माध्यम से होती है। तो ये थी शीत ऋतु की संपूर्ण मानसून की क्रिया। अब बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की। तो पहला सीजन हो गया हमारा शीत ऋतु, यानी कि विंटर सीजन फिनिश हो गया। अब हम आएंगे ग्रीष्म ऋतु की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बड़ा होगा क्योंकि मानसून का जो टॉपिक है वो उसको 2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में छोटा छोटा करके समराइज करके नहीं समझा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस में भर भर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो एक बार देखो और कंटेस्ट करो इसको। अब आती है ग्रीष्म ऋतु। तो हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को। मुझे लगता है कि शीत ऋतु आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है, समय है, वो हमें पढ़ना है मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, शीत ऋतु में सूर्य कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि उसका दक्षिणायन था। अब सूर्य जो है 21 मार्च के बाद में क्या होगा, 21 मार्च 21 मार्च पर सन कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर।
और अगर आपको विषुवत रेखा नहीं मालूम तो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे देखो, ये है विषुवत रेखा, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं विषुवत रेखा। तो यहाँ सन कब होगा? 21 मार्च को। अभी हम शीत ऋतु में जो मानसूनी क्रियाविधि थी उसमें सन कहाँ था? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में। और ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, तो शीत ऋतु में सन कहाँ था? साउथ हेमिस्फीयर में। और अब सन कहाँ आएगा? 21 मार्च पे सन कहाँ आ गया? इक्वेटर पे। अब 21 मार्च से सन कहाँ आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। कहाँ आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। जैसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। 21 मार्च के बाद सूर्य कहाँ आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। इसे बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में पढ़ना है मार्च से मध्य जून तक की क्रियाविधि जो भी है इसमें है। तो अभी हम शीत ऋतु पढ़ रहे थे। शीत ऋतु में सन कहाँ था? साउथ हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब सन कहाँ गया? 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। समय क्या है? मार्च से मध्य जून तक। तो मार्च में कौन सा? 21 मार्च। 21 मार्च सन कहाँ गया? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, या पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, 21 मार्च को सन कहाँ आ गया? विषुवत रेखा पर। अब सन कहाँ जाएगा? उत्तरायण होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएगा। तो 21 मार्च के बाद सन कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवेश करेगा। देखो, हमारा जो भारत है वो कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। तो जैसे जैसे 21 मार्च के बाद में सन कहाँ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उसका उत्तरायण होगा। उत्तरायण यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्री होंगी, इंक्लूड हमारा भारत, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? वो बढ़ता जाएगा। तो भारत का तापमान कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। जब सूर्य 21 मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा, तो भारत का तापमान कैसा होगा? तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब देखो, एक बात ध्यान से समझना। एक छोटा सा मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सारी चीजें रिलेट होंगी आपस में, बस कंफ्यूज मत होना कहीं भी। अभी हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं। जो टाइम पीरियड ये है इसका, 21 मार्च के बाद में सन विषुवत रेखा से कहाँ आएगा? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ प्रवेश करेगा। जिससे क्या होगा? भारत में क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या होता है खेल यहाँ पे। ये है भारत का एक रफली मैप जो मैंने आपको अभी समझाया था, तो उसको उसी प्रकार से समझो इसको। देखो, मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या बनता है? एक उच्च दाब का केंद्र। ये अभी क्या था? ये था अभी उच्च दाब का केंद्र। ठीक है, हमने कहाँ निकली? पूर्व की ओर। उत्तर भारत के मैदानों में भी स्थापित हुई और लगातार आगे बढ़ती रही और बंगाल की खाड़ी पहुंची। तो यहाँ से व्यापारी पवनें बीच में आई जो आपस में मिक्स होकर आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तट पर क्या हुई? वर्षा के लिए उत्तरदायी। अब देखो एक बात, ग्रीष्म ऋतु जिसका समय मार्च से मध्य जून तक है, 21 मार्च के बाद में सन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा। पर ग्रीष्म ऋतु में भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो उच्च दाब का केंद्र बना था ना, ये अभी भी मौजूद रहेगा। यानी कि भारतीय दृष्टिकोण से ग्रीष्म ऋतु कब? ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अभी भी ये क्या है? उच्च दाब का केंद्र बना हुआ है। लगातार हवाएं क्या है? इससे निकल रही हैं और उत्तर भारत के मैदान में कैसी पवनें हैं? अब ये शुष्क पवनें हैं। अभी कैसी हैं? ये शुष्क पवनें। देखो, जब ये पवनें शीत ऋतु में प्रवाहित हो रही थी तब कैसी थी? शीत शुष्क पवनें। अभी शीत ऋतु का जो सीजन है पूरा एंड हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु का। उत्तर भारत में या फिर उत्तर भारत में उत्तरी गोलार्ध में जब सन प्रवेश करेगा, यानी कि सूर्य क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो भारत के सहित जितने भी देश होंगे या फिर हमारा भारत के दृष्टिकोण से देखो तो भारत का टेम्परेचर क्या होगा? सामान्य से ऊपर बढ़ता जाएगा।
ग्रीष्म ऋतु में भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या बना हुआ है, उच्च दाब का केंद्र अभी बना हुआ है, जिससे लगातार हवाएं जो है पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। जब यही पवनें तापमान बढ़ने के कारण गर्म हो जाती हैं तो इन्हीं को बोलते हैं गर्म शुष्क पवनें। क्या कहते हैं, गर्म शुष्क पवनें। शीत ऋतु में पवनें कैसी थी, शीत थी। अब आ गया गर्मी का महीना यानी कि ग्रीष्म ऋतु। जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा भारत का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पवनें कैसी होंगी, शुष्क तो थी वो, अब कैसी होंगी, गर्म शुष्क पवनें। क्या होंगी, गर्म शुष्क पवनें। जब यही पवनें तीव्र गति से उत्तर भारत के मैदान और संपूर्ण उत्तर भारत में लगातार ग्रीष्म ऋतु में चलती रहती हैं, इन्हीं को बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं इनको, लू। जिसको हमारे चंबल क्षेत्र में और ग्वालियर क्षेत्र में क्या बोलते हैं, लपट। तो लपट या फिर लू जो गर्म शुष्क पवनें हैं वो कहां से आई, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बना हुआ उच्च दाब का केंद्र जो मौजूद है कब, ग्रीष्म ऋतु में भी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सन दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और कब करेगा, 21 मार्च के बाद में। तो जैसे जैसे सन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा हमारे भारत का जो तापमान है या फिर उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो भारत में भी क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। इस समय भारत शीत ऋतु में जब उच्च पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो उच्च दाब का केंद्र बना था, ये उच्च दाब का केंद्र ग्रीष्म ऋतु में भी बना रहेगा। क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में भी ये उच्च दाब का केंद्र क्या होगा, बना रहेगा। तो इससे लगातार जो पवनें हैं क्या हो रही हैं, उत्तर भारत के मैदान में या उत्तर भारत में लगातार पवनें क्या हैं, चल रही हैं। कैसी पवनें हैं, शुष्क पवनें हैं। चूंकि अब क्या है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर चुका है, तापमान सामान्य से बढ़ता जा रहा है, तो ये पवनें कैसी हुई, ग्रीष्म शुष्क पवनें, जिन्हें हम बोलेंगे गर्म शुष्क पवनें। अब इन पवनों ने कैसा रूप ले लिया है, गर्म। तो गर्म शुष्क पवनें हो जाएंगी ये। और जब गर्म शुष्क पवनें तीव्र गति से चलती हैं उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मैदानों में, तो क्या बोलते हैं, लू। जिसको हमारे चंबल क्षेत्र में और ग्वालियर क्षेत्र में क्या कहते हैं, लपट। तो लपट या फिर लू जैसा कॉन्सेप्ट है वो है गर्म शुष्क पवनों से जो कहां से निकलती हैं, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निर्मित हुए उच्च दाब के केंद्र से, जो शीत ऋतु से लगातार कब तक बना हुआ है, ग्रीष्म ऋतु तक। तो ये थी अब तक की कहानी, जैसे कि लू या फिर लपट जैसी गर्म शुष्क पवनों का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ये सारी चीजें थी तापमान को लेकर। अब एक चीज समझो आप कि देखो अभी सूर्य कहाँ है, अब उत्तरी गोलार्ध में आ चुका है, धीरे धीरे भारत का टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जा रहा है। और उसी टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पवनें थी शुष्क पवनें कैसी हो गई, गर्म शुष्क पवनें, जिससे लपट और लू जैसी पवनों का जन्म हुआ, या जिन्हें हम लपट या लू के रूप में जानते हैं। देखो जब जब भारत का या फिर उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, तो अब होगा, अब बनेंगे निम्न दाब के केंद्र। अब निम्न दाब के केंद्र क्या होते हैं, इन निम्न दाब के केंद्रों का निर्माण कैसे होता है वो सारी चीजें समझो। देखो जब किसी क्षेत्र का, प्रदेश का या स्थान का तापमान गर्म होता है या फिर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होता है, वहां की जो हवाएं होती हैं वो होती हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। क्या होती हैं, हवाएं स्थलखंड से गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, उसी को बोलते हैं हम निम्न दाब का केंद्र। तो जैसे ही हमारे भारत का या फिर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के आने से तापमान बढ़ता जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अरब सागर में छोटे छोटे और बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे, हिंद महासागर में कई सारे स्थानों पर निम्न दाब के केंद्र बनते रहते हैं। क्या होता है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और फिर हिंद महासागर में कई निम्न दाब केंद्रों का निर्माण होता रहता है। निम्न दाब केंद्रों के निर्माण से क्या होता है, चक्रवात जैसे चक्रवात जैसी अवस्था आती है, यानी कि निम्न दाब का केंद्र होगा। देखो निम्न दाब के केंद्र यानी कि छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण। क्या होता है, छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण। तो देखो सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगा, यानी कि हमारे भारत का जो तापमान बढ़ने लगा, जिससे ही गर्म शुष्क पवनों का उद्गार हुआ, जिसे हम लू का लपट के नाम से जानते हैं। तो इसी समय क्या हो रहा है, अरब सागर में और हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ, निम्न दाब का केंद्र स्थापित हुआ, जिससे क्या हुआ, निम्न दाब के केंद्र बने, यानी कि छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण हुआ। ये चक्रवात क्या करते हैं, ये चक्रवातों के निर्माण से धूल भरी आंधी चलने लगती है, यानी कि गर्मियों की सीजन में जो आंधी चलती है वो किस कारण चलती है, निम्न दाब के केंद्र के बनने से। जब छोटे छोटे अवदाब या फिर चक्रवातों का निर्माण होता है तो धूल भरी आंधी चलती है और कभी कभी गर्मियों के सीजन में हमें बरसात देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो चक्रवात हैं, बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर, हिंद महासागर में क्या हो गए, ये आर्द्र पवनों को भारत के तटीय क्षेत्रों पर या कभी कभी भारत के कुछ अंदर या फिर भारत के मध्य क्षेत्र में आकर वर्षा, हल्की वर्षा कराते हैं। इसको बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा। क्या बोलते हैं इसको,
मानसून पूर्व वर्षा। ये टॉपिक इतना जटिल है कि धीरे धीरे समझा नहीं पॉसिबल होता है, और मुझे लगता है कि आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप कंसंट्रेशन होकर इस वीडियो को देखिए, और मैं जो भी चीजें समझा रहा हूँ, बना रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम कर रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप सिनॉप्सिस बेस पे बनाते जाइए। आपका टॉपिक एक वीडियो के बाद में कंटेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, तापमान बढ़ने से क्या हुआ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में क्या हुआ, छोटे छोटे निम्न दाब के केंद्र बने, जिनसे क्या हुआ, चक्रवातों का निर्माण हुआ। छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, तटीय क्षेत्र में या फिर भारत के मध्य क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलती है और कुछ समय पे अल्प वर्षा होती है, जिसे बोलते हैं हम मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा जो होती है उसको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, या फिर कई स्थानों पर, जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। एक मिनट बेटा गौरी, क्या हो गया, 3 × 3 = 6, 3 का इंटू 2 टाइम्स करना है हमें, ठीक है। देखो 3 2 टाइम्स है ना, 3 × 3, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जो आंसर आएगा वो ऐसे हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये था, ऐसे बोलते हैं बंगाल में काल वैसाखी, आसाम में बोलते हैं इसे चाय की वर्षा, क्योंकि ये चाय की खेती के लिए या चाय की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, तो इसे बोलते हैं आसाम में चाय वर्षा। केरल में आम की फसलों के लिए ये वर्षा लाभदायक होती है, इसलिए बोलते हैं इसे आम्र वर्षा। केरल में आम्र वर्षा। उड़ीसा में मानसून पूर्व वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में नॉर्वेस्टर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, घर से कर लेना, ठीक है। नॉर्वेस्टर हो गया कहाँ पे, उड़ीसा में। तो मानसून पूर्व जो वर्षा है उनका मुख्य जो है वो है निम्न दाब केंद्र, जिनसे छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण होता है, जैसे धूल भरी आंधी चलती है, और मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में कुछ समय अंतराल पर धूल भरी आंधी चलती है और उनके साथ में आने वाली वर्षा को हम बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा, जिसको बंगाल में काल वैशाखी नाम से जानते हैं, आसाम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये था एक ग्रीष्म ऋतु में छोटा सा कॉन्सेप्ट कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय था, तापमान बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु भारत में है, कैसे है वो सारी चीजें आपको बताई मैंने। लू या फिर लपट जैसी हवाओं का जो निर्माण है वो उच्च दाब के केंद्र के माध्यम से होता है, तो वो तापमान बढ़ने के साथ में हवाओं का गर्म होने से हुआ है। दूसरा, तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उत्तरी गोलार्ध तापमान बढ़ रहा है तो भारत का भी तापमान बढ़ रहा है। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी का जो तापमान है वो क्या हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हुआ, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी और निम्न दाब का केंद्र बना। निम्न दाब का केंद्र बनेगा तो छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण होगा, छोटे छोटे चक्रवातों का निर्माण होगा तो धूल भरी आंधियों को समय पूर्व वर्षा होगी। वर्षा जो होगी तो उसे बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा, जैसे बंगाल में काल वैशाखी, आसाम में चाय वर्षा, केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। अब आती है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सबसे मेन इंपोर्टेंट थिंग है इस टॉपिक की, या फिर अब जो वर्षा ऋतु हम इसके बाद में पढ़ेंगे उसका एक टर्निंग पॉइंट है। अब देखो एक चीज, मैंने आपको क्या समझाया कि अभी आपको समझाया कि जो निम्न दाब के केंद्र है वो कैसे बने, कि हवाओं का गर्म होना, हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना निम्न दाब का केंद्र बनता है। देखो एक चीज समझो, शीत ऋतु में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या था, उच्च दाब का केंद्र। उच्च दाब का केंद्र क्यों था, एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में जो सूर्य था वो कहाँ था, साउथ हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणायन हो जगह था। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं था, यानी कि शीत ऋतु थी, यानी कि विंटर सीजन। तापमान क्या था, कम था। किसी भी स्थान का, प्रदेश का जब तापमान कम रहेगा, वहाँ की जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, भारी होंगी और समय के अनुसार नीचे उतरती जाएंगी, उसी को बोलते हैं उच्च दाब का केंद्र। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शीत ऋतु में क्या बना था, प्राकृतिक रूप से उच्च दाब का केंद्र। उच्च दाब का केंद्र क्यों है, क्योंकि सूर्य कहाँ है, दक्षिणायन हो चुका है उसका, साउथ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर कम है, तो हवाएं क्या हुई, भारी हुई और लगातार नीचे उतरने लगी, जिससे उच्च दाब का केंद्र स्थापित हुआ। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में भी ये उच्च दाब का केंद्र बना हुआ था, मैंने आपको बताया था। यही पवनें, शुष्क पवनें जो थी, तापमान बढ़ने के साथ साथ में जब सूर्य उत्तरायण हुआ 21 मार्च के बाद में, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ा, उत्तरी गोलार्ध का यानी कि भारत का भी तापमान बढ़ा, तो ये शुष्क पवनें कैसी हो गई, गर्म। तो गर्म शुष्क पवनें हुई तो क्या हुआ, लू और लपट जैसी संरचना का या इन जैसी पवनों का निर्माण हुआ। अब देखो, जब ग्रीष्म ऋतु का एक पीक पॉइंट आता है मध्य मई के महीने में, क्या होता है, मध्य मई के महीने में और जून के मध्य में। आप ये बोलो कि 15 मई से 15 जून तक के का जो टाइम पीरियड है
उसमें हमारे भारत का और उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो है सर्वाधिक रहता है। देखो अब जब तापमान सर्वाधिक हो जाएगा भारत सहित उत्तरी गोलार्ध का, तो हम पढ़ रहे हैं भारत का याद रखो। तो भारत का टेम्परेचर एक पीक टाइम पे 15 मई से 15 जून के मध्य में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये उच्च दाब का जो केंद्र है वो किसमें बदल जाएगा, निम्न दाब के केंद्र में। किसमें बदल जाएगा, निम्न दाब का केंद्र। क्या हो गया, ये हो गया निम्न दाब का केंद्र। कैसे हो गया, क्योंकि शीत ऋतु में पवनें कैसी थी, भारी थी, ठंडी होकर नीचे उतरी, जिससे निर्माण हुआ उच्च दाब का केंद्र। जब ग्रीष्म ऋतु आई मध्य मई से मध्य जून के मध्य में, जब गर्मियों का या ग्रीष्म ऋतु का जो एक पीक टाइम है उसमें तापमान भारत का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब, तो ये जो उच्च दाब का केंद्र है, हवाएं कैसी हुई, हवाएं तापमान के कारण हल्की हुई, हल्की हवाएं क्या हुई, आसमान में उठी, यानी कि अब तापमान जो केंद्र है वो कैसा हुआ, उच्च दाब से अब निम्न दाब में बदल गया। निम्न दाब का मतलब है कि हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना। हवाएं गर्म क्यों हुई, कि सूर्य कहाँ आ गया ग्रीष्म ऋतु में, उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आने से जो उच्च दाब का केंद्र था वो धीरे धीरे अपने पीक टाइम में कब बदल जाएगा, निम्न दाब का केंद्र। तो अब क्या हो गया, ये केंद्र अभी बना हुआ है। शीत ऋतु में जब सर्दी थी तो उच्च दाब का केंद्र, ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान बढ़ता गया और एक पीक टाइम आया 15 मई से 15 जून के मध्य में, तो हवाएं कैसी हुई, गर्म हुई, हल्की हुई और हवाएं ऊपर उठी। तो कैसा हुआ, उच्च दाब का केंद्र जो है वो निम्न दाब के केंद्र में बदल गया। अब जो वर्षा ऋतु है उसमें निम्न दाब का केंद्र पूरे भारत में कैसे वर्षा को या फिर कैसे मानसूनी क्रियाविधि को अंजाम देगा, अब यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि आपको उच्च दाब का जो केंद्र है वो कैसे निम्न दाब के केंद्र में बदला वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और सारी चीजें आप बारीकी से समझिए, लिखिए, ड्रॉ कीजिए, और मैं जो समझा रहा हूँ उसको फोकस के साथ में सुनिए, क्योंकि मानसून को पढ़ाना एक बहुत बड़ा जटिल काम है और मानसून को समझना उससे भी अत्यधिक जटिल काम है। तो बस मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो पहले मैंने आपको समझाया मानसून क्या है, मानसून में ऋतुओं का योगदान क्या है, मानसून की पहचान कैसे होती है, जलवायु क्या होती है, जलवायु के सूचक क्या हैं। फिर हमने भारतीय मानसून के हिसाब से ऋतुओं का वर्णन देखा। शीत ऋतु में जो मानसूनी क्रियाविधि थी उसको समझा। अब समझा हमने ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी क्रिया थी उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमारा मेन और लास्ट है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु को कंप्लीट करने के बाद में 2 से 3 टर्मिनोलॉजी और होंगी भारतीय मानसून के हिसाब से या फिर भारतीय जलवायु के हिसाब से, और इसके बाद हमारा टॉपिक कंठस्थ और पूरा गुणवत्तापूर्ण तरीके से कंप्लीट होगा। तो अब हम आते हैं वर्षा ऋतु पर। अब है वर्षा ऋतु। ऋतु वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो है मध्य जून से सितंबर तक। सबसे पहले हम एक इंडिया का रफली डायग्राम बनाते हैं जिससे हम ये समझ सकें कि कैसे भारत में मानसून प्रवेश करता है और बाकी सारी चीजें। तो समय लिखना ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप याद रखो कि वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो मध्य जून से सितंबर तक है। हम पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून की अभिक्रिया थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो मानसून की अभिक्रिया है भारत के दृष्टिकोण से वो संपूर्ण तरीके से समझ में आए और आसान भाषा में, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे आपके मन में। यह है एक रफली डायग्राम जिसके माध्यम से मानसून कैसे भारत में प्रवेश करता है, हम कारी से इस चीजों को समझ सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जो उच्च दाब का केंद्र बना था, जो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक और वर्षा ऋतु के आते आते क्या हो गया, निम्न दाब के केंद्र में परिवर्तित हो गया। ये क्या है, निम्न दाब का केंद्र। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ,
कि मैंने आपको अभी एक गोलार्ध बनाया और उसमें बताया था कि एक विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री इक्वेटर कहलाती है, जो जो पूरे विश्व को या पूरे अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो वो बताया था इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लाइन, वो भारत के लगभग ऐसे गुजरती है, 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में एक पेठी पाई जाती है जिसे बोलते हैं ITCZ, जिसका नाम है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह है वो वर्षा पेठी जिसका नाम है ITCZ। इसका नाम है ITCZ, पूरा नाम होगा इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। हिंदी में बोलेंगे अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में स्थापित है। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में स्थापित है, जिसका नाम है ITCZ, जिसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ITCZ की जो पेठी है वो कैसी पेठी है? वो है एक निम्न वायुदाब की पेठी, निम्न वायुदाब वर्षा पेठी। इसका जो ITCZ जो कैसी ITCZ का जो प्रकार है वो एक किस प्रकार की पेठी है? तो निम्न वायुदाब वर्षा पेठी। ITCZ जो है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ है? विषुवत रेखा के ऊपर। कहाँ पर है? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। किसी भी गोलार्ध में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्षा कराने के लिए या फिर मानसून के प्रभावी आगमन के लिए जो प्रमुख वर्षा पेठी है वो कौन सी? ITCZ। तो भारत में भी जो मुख्य रूप से वर्षा कराने के लिए एक प्रमुख पेठी है वो कौन सी है? ITCZ, जो एक निम्न वायुदाब वर्षा पेठी है। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है या फिर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है यानी कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकने के लिए वो बढ़ता है, जैसे ही तो उत्तर हमारे भारत का और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? तापमान बढ़ते जाता है। तो ITCZ जो वर्षा पेठी है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ऊपर सूर्य के साथ में और नीचे हमेशा खिसकती रहती है। अब कैसे? देखो, सूर्य जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो ITCZ सूर्य के सहारे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। सूर्य कुछ समय बाद दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो ITCZ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। यानी कि सूर्य की गति के सहारे ITCZ आगे और पीछे यानी कि ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब क्या है? वर्षा ऋतु है। सूर्य कहाँ आ गया? उत्तरी गोलार्ध में। भारत सहित उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ने लगा, वर्षा ऋतु आ गई। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता गया यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता गया तो ITCZ क्या है? उसके गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे क्या होगी? ऊपर बढ़ती रहेगी। अब देखो, एक छोटी सी चीज और समझना। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे बोलते हैं कर्क रेखा। इक्कीस मार्च को जो सूर्य है, 21 मार्च को सन है, वो कहाँ होता है? इक्वेटर पे। कहाँ होता है? इक्वेटर पे। जब 21 मार्च से सून हमारा जो 21 जून तक, सूर्य कब आएगा? 21 जून पे। सर वो सूर्य जो है कर्क रेखा पे कब आएगा? 21 जून को। तो जो हमारा सर है वो सन है 21 मार्च को इक्वेटर पे था। जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते रहेगा और भारत की ओर बढ़ेगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही वो बढ़ता जाएगा तो कर्क रेखा पे कब आएगा सूर्य? 21 जून को। तो वैसे ही वैसे सूर्य के साथ में उसके गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ITCZ की जो वर्षा पेठी है यानी कि निम्न वायुदाब जो वर्षा पेठी है वो भी सूर्य के साथ में क्या होती है? खिसकती रहती है। मैंने क्या बताया? वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड क्या था? मध्य जून से सितंबर तक। और जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है ITCZ उसी के सहारे प्रवेश कर जाती है। अब देखो, यहाँ पे है हिमालय। कहाँ है हिमालय की अवस्थिति? यहाँ पे सूर्य जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और 21 जून यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने की अवस्थिति में होता है तो ITCZ जो है ना हिमालय के मध्य यहाँ आके स्थापित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में या हिमालय के आधार के सहारे जो है यहाँ प्रवेश कर जाती है। क्यों प्रवेश कर जाती है? क्योंकि सन कहाँ है? अभी 21 जून के आसपास के टाइम पीरियड में सन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। और जब सन
ट्रॉफिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की ओर आएगा तो ITCZ भी भारत में प्रवेश करेगी और भारत में मानसून के लिए या फिर वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी कौन सी है? निम्न दाब वायु पेटी ITCZ। अब धीरे धीरे चीजों को समझते आना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो 21 जून यह है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, सूर्य यहाँ 21 जून को आ चुका है या फिर इसके आसपास के क्षेत्र में रहेगा। ITCZ भी क्या होगी? सन के साथ में क्या होगी? आपस में ऊपर नीचे खिसकती रहती है। तो जैसे ही सन उत्तरी गोलार्ध में आया ITCZ भी क्या आ गई? उसके सारे उत्तरी गोलार्ध में आ गई। ITCZ क्या है? एक निम्न वायुदाब वर्षा पेटी है और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? पहले से ही निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ है। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक निम्न दाब का केंद्र और ऊपर से ITCZ ऐसी प्रभावशाली या शक्तिशाली निम्न वायुदाब की पेटी है कि विषुवत रेखा से जो पवने हैं वो समुद्र तल से स्थलखंड की ओर चलने लगती हैं। अब देखो कैसे, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मानसून का मतलब क्या है कि पवन 6 महीने जिस दिशा में बहती हैं उसके आखिरी 6 महीने में पवन विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक हवाएं कहां से कहां बह रही थी? भारत के उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक। मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में भारत में जो पवनें थी वो कैसी थी? इस स्थलखंड से समुद्र तल तक। अब क्या हो गया? अब आ गई है वर्षा ऋतु, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में और वर्षा ऋतु के शुरुआत में या फिर वर्षा ऋतु में पवनें कैसी होंगी? अब विपरीत दिशा में बहेंगी, यानी कि पवनें कैसी होंगी? अब समुद्र तल से स्थलखंड की ओर प्रवाहित होंगी। क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के मध्य तक पवन जो थी वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बह रही थी और उनकी पूरी संपूर्ण गतिविधियां मैंने आपको शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अच्छे से समझाई थी। अब आ गई वर्षा ऋतु। और दूसरा ITCZ कहाँ आ गया? हिमालय के आधार के सहारे, यानी कि हिमालय के दक्षिण में आके ITCZ की पेटी जो स्थापित हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ऊपर और नीचे होती रहती है। तो सूर्य कहाँ है अभी? भारत के मध्य में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के मध्य में। कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। ITCZ भी हिमालय के आधार के सहारे स्थापित हो गई। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ऑलरेडी निम्न दाब का केंद्र बना हुआ है। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र पूरा, वहां इतना शक्तिशाली निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है कि विषुवत रेखा की जो पवनें हैं वो कैसी हो जाती हैं? विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो समुद्र तल से स्थलखंड की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ये पवनें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अपने साथ में कई भारी मात्रा में आर्द्र पवनों को भारत में प्रवेश करती हैं। क्या होती हैं? आर्द्र पवनों को लेकर अपने भारत में प्रवेश करती हैं। तो विषुवत रेखा से प्रवाहित होने वाली जो पवनें हैं वो भारत में कहां से प्रवेश करेंगी? दक्षिण पश्चिम से। कहां से प्रवेश करेंगी? दक्षिण पश्चिम से। और कहां तक जाएंगी? ITCZ यानी कि हिमालय के आधार के सहारे, जो भारत में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। कब? वर्षा ऋतु में। तो ये थी संपूर्ण वर्षा ऋतु में मानसून की क्रियाविधि। कैसे? ITCZ सूर्य के आधार के सहारे कहाँ स्थापित हो गई? हिमालय के आधार पर। संपूर्ण उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मैदान में क्या हुआ? एक शक्तिशाली निम्न वायुदाब का केंद्र बना, क्योंकि ITCZ कैसी है? एक निम्न वायुदाब वाली पेटी है। तो उत्तर भारत में क्या हुआ? एक शक्तिशाली निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हुआ, जिससे क्या हुआ? विषुवत रेखा पर चलने वाली जो पवन है उनकी दिशा कैसी हो गई? समुद्र तल से स्थलखंड की ओर प्रवाहित होने लगी। ये पवनें इतनी शक्तिशाली हैं कि सागरीय क्षेत्र से जितनी भारी मात्रा में या फिर इतनी भारी मात्रा में आर्द्र पवनों को भारत में लेकर प्रवेश करती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है। इन पवनों की जो दिशा है भारत में प्रवेश करने की वो है दक्षिण पश्चिमी। क्या है? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी। भारत में मानसूनी जो पवनें हैं वो कहां से प्रवेश करती हैं? दक्षिण पवनी। इसलिए भारत में जो मानसून है उनको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें। भारत में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी जो पवनें हैं वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, क्योंकि इनका जो प्रवेश है भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ITCZ यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरा, उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र जो है वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि विषुवत रेखा पर चलने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं वो कैसी हो गई हैं? समुद्र तल से स्थलखंड की ओर प्रवाहित होने लगी हैं। और जो मानसून की एक प्रमुख विशेषता थी जो मैंने आपको शीत ऋतु से पहले समझाई थी, तो हवाएं क्या हो गई? विषुवत रेखा से कहाँ आने लगी? भारत के दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करने लगी और ITCZ के आधार सारे रुक जाती हैं और वर्षा ऋतु में संपूर्ण भारत में या भारत के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको वर्षा ऋतु में मानसून कैसे काम करता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वर्षा ऋतु में मानसून को लेके, उनको समझेंगे। और इसी के साथ में हम अपना जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक था, चाहे सिविल सर्विस के पर्पज से, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या एमपीपीएससी का या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का, रेलवे एनटीपीसी का, आपको मानसून के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में भर भर के पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो मानसून का कॉन्सेप्ट था, क्रियाविधि थी, मैंने आपको अच्छे से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि आती है, समझने में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आप प्लीज कमेंट कीजिए। मैं उस क्वेरी को उस कमेंट के माध्यम से या एक स्पेशल सेशन लाऊंगा छोटे से वीडियो के माध्यम से, मैं आपको पूरा फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए इसको आसान भाषा में समझाने के लिए। आपने अभी समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है ये। बस आपने ये सारी चीजें नोट की होंगी, डायग्राम ड्रॉ की होंगी, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं आशा करता हूँ कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको अपने चैनल पर इतना अच्छा समझा दूंगा कि आपको मेरे वीडियोस के अलावा किसी और के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज मेरी मानना है। तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसका नाम रख दिया दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने। मानसून प्रवेश क्यों करता है? आईटीसीजेड के माध्यम से, क्योंकि निम्न वायु दबाव केंद्र हो जाता है, हवाएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं समुद्र तल से स्थलखंड की ओर। हवाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि आर्द्र पवनों को भारत में लेकर प्रवेश करती हैं और भारत में संपूर्ण या अधिकांश क्षेत्र में वर्षा होती है। अब एक छोटी सी है मानसून आगमन। अब टर्मिनोलॉजी समझिए जो 2 मार्क में 5 मार्क में पूछी आती है मेंस एग्जाम में। अब है मानसून आगमन। देखो एक चीज समझो, जब भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून को अपने प्रवेश करती हैं तो भारत में सबसे पहले जो वर्षा होती है ना, वो होती है भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट के सहारे जो सर्वाधिक वर्षा होती है उसको बोलते हैं मानसून आगमन। या भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून के सहारे जहां वर्षा होती है प्रारंभिक दौर पर, उसे बोलते हैं मानसून आगमन। और इसका एक टर्म लिया जाता है मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट का मतलब है मानसून का आगमन, और मानसून का आगमन का मतलब है कि मानसून भारत में प्रवेश कर रहा है, पर भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी ढाल के सारे सर्वाधिक वर्षा या सबसे पहले जो वर्षा शुरुआत होती है उसी को बोलते हैं मानसून का आगमन। यानी कि मानसून भारत में आ चुका है पश्चिमी घाट के सहारे, और उसी को बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। तो मानसून प्रस्फोट करके अगर आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है तो उसका मतलब यह है कि मानसून आगमन। और कैसे है? तो वो इस जगह से है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय के रीजन में, मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम। विश्व की सर्वाधिक और भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मासिनराम। और भारत की सर्वाधिक। अब 2 टर्म और बचे हैं, एक बचा है मानसून विच्छेद और एक है मानसून निवर्तन। तो मुझे लगता है कि मानसून का एक जो मोटा कॉन्सेप्ट था समझने के लिए प्रीलिम्स और मेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो इतना पर्याप्त है। अब 2 टर्मिनोलॉजी बची हुई हैं, आपके 2 मार्क्स में मेंस आप पूछ सकते हैं, तो उनको और कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है ज्यादा इसकी। अब है मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद का मतलब है कि समय अंतराल पर वर्षा होना। कुछ समय अंतराल पर वर्षा होना। इसको और आसान भाषा में समझो कि मान के चलो 1 महीने में 7 दिन वर्षा होती है और बाकी के जो 21 या फिर 22 दिन बचते हैं महीने के, तो उसमें वर्षा नहीं होती है। यानी कि हमारे पास महीने में मान के चलो 30 दिन है, तो उसमें से 7 या 8 दिन वर्षा हो जाती है और फिर एक लंबे समय के लिए 22 से 23 दिन या फिर 21 दिन वर्षा नहीं होती है। तो उसी को बोलते हैं मानसून विच्छेद, यानी कुछ समय अंतराल पर वर्षा होना। यानी कि महीने में अगर एक हफ्ते में ऐसे 7 दिन है तो उसमें 2 दिन वर्षा होना, फिर 4 से 5 दिन के लिए वर्षा का नहीं होना। मानसून काल में या फिर वर्षा ऋतु में जब ये घटना लगातार होती है तो उसे बोलते हैं मानसून विच्छेद। और एक आखिरी टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक की, और इसी के साथ में टॉपिक जो है संपूर्ण साथ में गुणवत्तापूर्ण तरीके से खत्म होगा, जिसका नाम है मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन, मानसून का भारत से लौट जाना। मानसून का
भारत से लौट जाना या फिर चले जाना। मानसून निवर्तन है, यानी कि 23 सितंबर के बाद में जो सूर्य है कहाँ प्रवेश करेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ प्रवेश करेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। और जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर के बाद में प्रवेश करेगा तो उसके सारे क्या जाएगी? आईटीसी जेट की पेठी। मैंने बताया था ना कि आईटीसी जेट निम्न वायु दाब वर्षा पेठी जो है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के सारे सूर्य के साथ साथ में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर नीचे खिसकती रहती है। तो वर्षा ऋतु का समय क्या था? मध्य जून से सितंबर तक। तो से 23 सितंबर के बाद में सूर्य कहाँ प्रवेश करेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। हमारे उत्तरी गोलार्ध का तापमान लगभग कम होता रहेगा। और जैसे ही सूर्य 23 सितंबर के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, आईटीसी जेड की जो वर्षा पेठी है वो सूर्य के साथ में कहाँ चली जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारे भारत से क्या होगा? मानसून का निवर्तन, यानी कि मानसून चला जाएगा। तो मानसून का चले जाना या फिर लौट जाना मानसून निवर्तन है। मुझे लगता है कि भारत का मानसून यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जलवायु के प्रमुख घटक, उसके सूचक, मानसून क्या है, उसके शब्द की उत्पत्ति, मानसून की प्रमुख ऋतुएं, प्रमुख ऋतुओं का समय काल, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में कैसे मानसून अभिक्रिया थी, वर्षा ऋतु में कैसे मानसून का जो प्रमुख स्ट्रक्चर था। भारत के दृष्टिकोण से क्लाइमेट जो है वो इसके साथ में खत्म होता है। एक छोटी सी हेडिंग बची हुई है इस टॉपिक की, वो है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैंने इसको और आगे बढ़ाया। तो चीज़ें जितनी आसान थी उतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। भारत का जो मानसून है संपूर्ण रूप से गुणवत्ता तरीके से खत्म हुआ। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जो मानसून का प्रभावित करने वाले कारक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इसके साथ में क्लाइमेटोलॉजी वाला इंडिया का टॉपिक है वो फिनिश होगा। थैंक यू।